हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 25 वेस्ट बंगाल बोर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन करने के पहले हमें क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। हम अभी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद हम यहाँ पे डायग्राम बना चुके हैं। तो पहले सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन को पढ़कर हम डायग्राम बना चुके हैं और इस डायग्राम को हम समझा देते हैं। ये डायग्राम को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझाएंगे। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे और जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, ए बी कोई एक चिमनी है और इस चिमनी के नीचे वाले पोर्शन यानी बॉटम निचले सिरे से थोड़ी सी दूर जाने पे एक पॉइंट मिलता है सी, और उस पॉइंट से इस चिमनी के सिरे को यानी ए पॉइंट में देखने पे एंगल बनता है 60 डिग्री का। ठीक इसी तरह से सी पॉइंट से थोड़ा और आगे जाने के बाद, यानी कितना मीटर आगे जाने के बाद, 24 मीटर आगे जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि डी पॉइंट पे वो पहुंच जाता है और डी पॉइंट से ए पॉइंट को देखने पर यानी चिमनी के ऊपरी सिरे को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये चिमनी की ऊंचाई कितनी है, यानी चिमनी यहाँ पे कौन होगा, ए बी। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी का वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिटेल में या शॉर्ट में अपने हिसाब से इसको प्रेजेंट करना होगा स्टेटमेंट में। तो क्या ए बी क्या है, चिमनी की ऊंचाई। डायग्राम के हिसाब से हमें चिमनी की ऊंचाई दिख रही है और इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी। और बी सी क्या है, बी से लेकर सी, यानी ये है पहली बिंदु से चिमनी के निचले सिरे की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ चिमनी। और बी से लेकर डी, ये क्या है, ये है दूसरे बिंदु से चिमनी के निचले सिरे की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ चिमनी। इतना लिखने के बाद हम मेन पार्ट इसका करेंगे। तो सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन करने आएंगे तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी सी और एक ए बी डी। दो ट्रायंगल मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हम उसी ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है और ए बी डी दिख रहा है। तो हमें इन दोनों त्रिभुज में काम करना होगा। और जैसे कि हम ध्यान रखते हैं इस बात का कि स्टार्टिंग करते समय हम उसी ट्रायंगल को चूज़ करते हैं जिसमें हमें एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो। जैसे दोनों ही ट्रायंगल में हमें एंगल दिख रहा है बट साइड पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी सी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को x मीटर एज्यूम कर लेंगे। तो हमने क्या मान लिया इसको, x मीटर। ठीक है, माना, यानी इंग्लिश में जो लोग लिखोगे वो लिखोगे लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब ये लिखने के बाद हम काम करेंगे। तो सभी कोई पहले इतना कॉपी में अपने अपने कॉपी में लिख लो ताकि हम आगे का सॉल्यूशन करें तो अच्छे से समझ में आए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। अभी इस वीडियो में ट्रायंगल नहीं दिख रहा है बट सभी को अपने अपने कॉपी में ट्रायंगल को बना लेंगे और ट्रायंगल वो बनाए हुए ट्रायंगल से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हमें फाइंड आउट करना है ए बी, इसलिए हम ए बी को ऊपर रखेंगे और यूज़ करना है बी सी को, तो बी सी को हम नीचे रखेंगे। ए बी है परपेंडिकुलर यानी लंब, तो लंब लिख लेते हैं। और जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हिंदी में आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बेस लिख लेंगे। हम यहाँ पे p बाई बी लिख लिए हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से हम ये भी जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटा आधार ये होता है 10, और थीटा के प्लेस में हमें लेना है 60 डिग्री, क्योंकि हम ए बी सी ट्रायंगल में काम कर रहे हैं और ए बी सी ट्रायंगल में सी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे और लिखेंगे ए बी बाई बी सी और tan 60 डिग्री को हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। इसके बाद हम अब वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे।
जैसे कि हमने देखा है ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी को हम वैसे ही छोड़ देंगे। और बी सी का वैल्यू हमने लेट कर रखा था एक्स मीटर, तो बी सी के प्लेस में हम एक्स लिख लेंगे। और 1060 का वैल्यू होता है √3, तो हमने √3 भी लिख लिया। इस तरह से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी इक्वल्स टू x√3 मीटर, यानी ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लेंगे। अब हम ठीक इसी तरह से काम करेंगे, लेकिन वो काम होगा ट्रायंगल ए बी डी में। तो हम फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे, हम थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें इस ट्रायंगल में भी ए बी का ही वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए हम ए बी को ऊपर रखेंगे और बी डी को नीचे रखेंगे। ए बी को हम लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। इंग्लिश में पी लिखेंगे, हिंदी में लंब लिखेंगे। पी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं चाहे तो। बी डी को आधार बोलते हैं, तो आधार लिख लेते हैं। और इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बेस लिख लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। पी बाई बी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, लंब बटा आधार, यानी ये भी बन गया 10। और इसमें एंगल का वैल्यू होगा 30 डिग्री, क्योंकि ए बी डी ट्रायंगल में डी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगले लाइन में हम काम करेंगे ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, ये लिख लिए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ए बी का वैल्यू था वो था x√3 मीटर, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 में, ध्यान से सभी को देखना है कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू लाया था वो किसका वैल्यू था, वो ए बी का वैल्यू था। और ए बी का वैल्यू x√3 है, इसलिए हमने इस ए बी के प्लेस में x√3 लिख लिया। अब आता है बी डी के बारे में। बी डी के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस ट्रायंगल के ऊपर। तो हम एक बार ट्रायंगल के पास चलते हैं, डायग्राम में चलते हैं। इस डायग्राम में अगर हम बी डी को देखें, बी से लेकर डी, तो बी डी का जो वैल्यू होगा वो होगा बी से लेकर सी मतलब x, और फिर सी से लेकर डी मतलब 24। तो x और 24 को हमें ऐड कर देना होगा। इसका मतलब बी डी के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, x + 24 मीटर। तो हम अब बी डी के प्लेस में x + 24 मीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे बी डी के प्लेस में हम लिखेंगे x + 24, और 1030 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 3x, क्योंकि √3 और √3 मिल के 3 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, और x के प्लेस में x रह जाएगा, और राइट साइड में x + 24 ही रह गया। फिर हम इस x को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये 3x - x इक्वल्स टू 24 बच जाएगा, और 3x में से x गया तो बचा 2x इक्वल्स टू 24। इसके बाद हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 12 मीटर। जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि चिमनी की ऊंचाई निकालो, तो चिमनी की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे चिमनी की ऊंचाई, और इसको इंग्लिश में लिखना होगा हाइट ऑफ चिमनी। तो ये था हमारा चिमनी की ऊंचाई, जिसका वैल्यू था ए बी, और ए बी हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था, उसका वैल्यू था x√3। तो हमें क्या करना होगा, x के प्लेस में 12 लिखना होगा, क्योंकि हमने 12 इसका वैल्यू लेके ला रखे थे। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो 12√3 मीटर। हम चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर √3 का वैल्यू भी पुट करके ला सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आंसर करेक्ट होगा। तो हम फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आंसर को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं और यहीं पे आंसर लिख के रख दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ये कई बार माध्यमिक एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो इसे हमें अच्छे से करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम भी बना चुके हैं, और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये प्रेजेंटेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इसको समझ लेंगे काफ़ी अच्छी तरह से। तो मान लेते हैं ए भी एक बाँस है, और इस बाँस का छाया जो है वो नीचे ज़मीन पे बन रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब सूर्य का
सूर्य का अवनत कोण 45 डिग्री का है तो उस समय इस ए बी बांस या पोस्ट उसकी छाया जो है वो बी डी है। और फिर जब ये कोण 45 से बढ़कर 60 डिग्री का हो जाती है उस समय इसकी छाया की लंबाई कम हो जाती है, मतलब उस समय इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, बी से लेकर सी तक होगी। पहली कंडीशन में छाया की लंबाई बी से लेकर डी तक थी और दूसरी कंडीशन में इसकी छाया की लंबाई बी से लेकर सी तक है। लेकिन एंगल पहले 45 डिग्री का था और अब एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो चुका है। क्वेश्चन में और एक चीज़ हमें नोटिस करना है, क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनत कोण के बारे में कहा गया है। तो सूर्य ऊपर में है तो सूर्य के समानांतर हम उसके लेवल पे एक लाइन खींच लेंगे, सूर्य के लेवल के समानांतर, और उसी रेखा से जो लाइन ऑफ साइट होगा, दृष्टि रेखा होगा, वो जो एंगल है पहली परिस्थिति में 45 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरी परिस्थिति में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण के हिसाब से अगर ये पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो इस पॉइंट पे यानी डी पॉइंट पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो सी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें इस डायग्राम को समझ लेना है। अच्छा, अब हम फिर और एक चीज़ आते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली परिस्थिति में जितनी छाया की लंबाई थी दूसरी परिस्थिति में छाया की लंबाई घटकर 3 मीटर घट चुकी है। तो यहाँ सी से लेकर डी तक जो छाया की लंबाई में कमी आई है वो कितने मीटर की है, 3 मीटर की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहा गया है कि क्वेश्चन में कि ये जो बांस है यानी पोस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है। हिंदी में बुक में बांस लिखा गया है और इंग्लिश में पोस्ट लिखा गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ के बारे में ही कहा गया है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही कर रहे हैं इसलिए हमें एक बार बांस और एक बार पोस्ट बोलना पड़ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ए बी को हमने क्या माना, बांस की लंबाई यानी हाइट ऑफ पोस्ट। बी डी मतलब क्या है, पहली स्थिति में छाया की लंबाई यानी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पोस्ट इन द फर्स्ट केस। और पी सी क्या है, दूसरी स्थिति में छाया की लंबाई यानी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पोस्ट इन द सेकेंड केस। तो ये जो बी सी है इसको हम एक्स मीटर मान लेंगे, यानी माना हमने ये कितने मीटर का है, ये एक्स मीटर का है। तो ये जो बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स मीटर। तो इस प्रकार हम देखेंगे अगर हमें बी डी निकालना हो तो बी डी कितना का हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 3 मीटर का हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे मेन पोर्शन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करना है ए बी का वैल्यू और यूज़ करना है बी सी का वैल्यू। तो हम ए बी को ऊपर रखेंगे और बी सी को नीचे रखेंगे। ए बी को हम हिंदी में लंब बोलते हैं और बी सी को आधार बोलते हैं। इंग्लिश में ए बी मतलब परपेंडिकुलर होगा और बी सी मतलब बेस होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटा आधार ये होता है 10। और जहाँ तक कि हम एंगल के बारे में देख रहे हैं तो एंगल जो है वो ट्रायंगल ए बी सी में 60 डिग्री का है, तो हम 60 डिग्री लिख लेंगे। अब अगले लाइन में हम ए बी बाई बी सी लिखेंगे, इसके बाद tan 60 डिग्री लिख लेंगे। ए बी के प्लेस में ए बी रहने लिख देंगे और बी सी के प्लेस में एक्स मीटर, क्वेश्चन में दिया गया था एक्स मीटर, इसलिए हमने डायग्राम में भी एक्स मीटर लिखा था, तो एक्स लिख लेंगे और tan 60 का वैल्यू होता है √3। इस तरह से अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी का वैल्यू हमें मिलेगा x√3 मीटर। x√3 मीटर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देके रख लेंगे। अब ठीक इसी तरह से हम ट्रायंगल ए बी डी में काम करेंगे, यानी बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेंगे, जिसमें हमें ए बी बाई बी डी लिखना होगा। हम ए बी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और बी डी को यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए ए बी बाई बी डी लिखेंगे। और ए बी इस ट्रायंगल में लंब है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बी डी आधार है जिसको बेस बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई बेस 10 होता है। और ट्रायंगल में हम देखें कि एंगल 45 डिग्री का है।
ABD ट्रायंगल में, इसलिए हम 45 डिग्री लिख लेंगे। इसके बाद AB लिखना है, फिर BD के प्लेस में BD लिखना है और tan 45 को वैसे ही उतार लेना है। अब हम इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि हम AB का वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में देख चुके थे कि वो था x√3, इसलिए हमने AB के प्लेस में x√3 लिखा और BD के प्लेस में हमने देखा था कि BD का जो वैल्यू है वो है x+3। एक बार दिखा देते हैं, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में BD का वैल्यू x+√3 है, तो हमने उसको यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देंगे कि हमने यहाँ पर समीकरण 1 का इस्तेमाल किया है, समीकरण 1 से। ओके, अब हम चलते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन करने की तरफ। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x√3 और x+3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x+3 आएगा, और इसके बाद हम x वाले पार्ट को लेफ़्ट साइड में लेके आ जाएंगे और 3 को राइट साइड में छोड़ देंगे। यहाँ से x कॉमन होगा और √3 - 1 बचेगा इक्वल्स टू 3। इसके बाद हम x लिखेंगे और 3 के नीचे √3 - 1 को ले जाएंगे। इसके बाद का जो स्टेप है वो है हमें रैशनलाइजेशन करने का। पिछले पेज में हमें x का वैल्यू 3/√3 - 1 मिल गया था, हम इसे अब रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना पड़ेगा √3 + 1 से ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 3√3 + 3/√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसके बाद हम एक काम करेंगे, √3 को हम ऐसे लिख लेंगे और 3 के प्लेस में 3 लिखेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। इसके बाद हम 3√3 + 3/2 कर लेंगे। ये हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस x का मान समीकरण 1 में बैठाना है, क्योंकि हमें AB का वैल्यू फाइंड करना होगा। इसलिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जो लोग इंग्लिश में लिख रहे होंगे वो लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था वैल्यू, AB = x√3 आया हुआ था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें x का वैल्यू पुट कर लेना है। x के प्लेस में 3√3 + 3/2 लिखना है, और साइड में 3 था, √3 था, तो √3 लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3√3 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो हमें √3 मल्टीप्लाई होकर 3 और फिर एक्स्ट्रा 3 जो मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेट 9 बन जाएगा। और 3√3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आएगा बाई 2। इसके बाद का स्टेप क्या करना है, इसके बाद का स्टेप में हमें √3 का वैल्यू बिठाना है। तो 9 + 3 लिखेंगे और √3 के प्लेस में 1.732 बिठा देना है, बाई 2 करना है। इसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले 9 लिखेंगे और 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, कैरी 2, 3 × 1 = 3, 3 और 2 5, और जो बाई 2 है तो हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें 9 + 5.196 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14.196/2, और डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद 7.098 मीटर। तो इस तरह से हमें AB का वैल्यू मिल गया। और हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं। AB हमें क्या फाइंड करना था, बाँस की लंबाई। तो लिख लेते हैं बाँस की लंबाई, यानी जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे, बुक में पोस्ट लिखा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोस्ट इक्वल्स टू AB, और इक्वल्स टू हो गया 7.098 मीटर। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है।